Hi everyone, welcome back to the lectures of business studies. सर हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना शुरू किया एंड वी वर डिस्कसिंग लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप. एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमने कौन सी लिमिटेशंस पढ़ी पार्टनरशिप फर्म्स की. 2 लिखी थी, 2 अभी लिखनी बाकी हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो साहब हर पार्टनरशिप के अंदर कुछ पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, और वही लोग कैपिटल इन्फ्यूज करते हैं बिजनेस के अंदर. तो क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग धंधे में पैसा लगाते हैं तो हमेशा एक पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा लिमिटेड होता है. ठीक है, लिमिटेड किसके कंपैरिजन में होता है? एक कॉर्पोरेट, एक प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन में इनके पास फंड्स हमेशा कम होंगे. वजह यह है कि एक पब्लिक कंपनी के अंदर n नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, यानी कि कोई भी आदमी एक कंपनी का शेयर खरीदे और उतने हिस्से का मालिक बन जाए. ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल. सो इन कंपैरिजन टू अ कंपनी और अ कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप के पास हमेशा पैसे कम होते हैं, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा लिमिटेड रिसोर्सेज. तो जिस तरीके से पैसे कम होते हैं उसी तरीके से रिसोर्सेज भी कम होते हैं, क्योंकि जितने लोग होंगे उतने ही रिसोर्सेज होंगे. ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका हम लिखेंगे possibility of conflicts. Possibility of conflicts. सब यहां पे पार्टनरशिप फर्म के अंदर डिसीजन लेने की पावर किसके पास होती है? सारे के सारे पार्टनर्स की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि कोई एक बॉस नहीं है. तो अगर मैं किसी के साथ पार्टनरशिप फर्म में हूं और वो कोई डिसीजन लेना चाह रहा है तो मैं भी उस डिसीजन को मानूं, तभी जाके वो डिसीजन एग्जीक्यूट हो पाएगा. ठीक है, क्योंकि भाई मैं भी उतने हिस्से का मालिक हूं जितने का वो है. अगर मैं अपने पार्टनर के डिसीजन से अग्री नहीं करता तो वो डिसीजन एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, आप उसको आगे लेकर ही नहीं जा पाओगे. तो ये बहुत दिक्कतें आती हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं पार्टनरशिप्स में. ठीक है, लिखते हैं इसके बारे में फिर समझेंगे. एज डिसीजन मेकिंग पावर, एज डिसीजन मेकिंग पावर in a firm is shared by all the partners, difference of opinion may lead to disputes among the partners. Also, decision of one partner is binding on all the partners. Decision of one partner is binding on all the partners. यानी कि कॉन्फ्लिक्ट दो तरफा है. एक तो डिसीजन लेने के लिए सारे पार्टनर्स को मनाना पड़ता है, दूसरा अगर एक पार्टनर बिना किसी से बात किए कोई डिसीजन लेकर आ गया और एग्जीक्यूट करके आ गया, तो अगर फ्यूचर में वो डिसीजन गलत निकला और पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी आ गई, तो सारे के सारे पार्टनर्स जिम्मेवार हैं इक्वली उस लायबिलिटी के लिए.
ठीक है. सो ऑल्सो डिसीजन ऑफ वन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स. यानी कि मैं अगर किसी के साथ पार्टनरशिप फर्म में हूं, मैं पार्टनर हूं किसी का इन अ फर्म, और उसने कोई डिसीजन लिया, सो इट इज एज इक्विवेलेंट कि मैंने भी वो डिसीजन लिया. ठीक है जी. भले मैंने कहीं साइन ना किया हो, अगर मेरे पार्टनर ने कहीं साइन कर दिया तो वो मेरे साइन के बराबर है, क्योंकि वो मेरा पार्टनर है, वो मेरा एजेंट है. सो अ पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर. ठीक है. डिसीजन ऑफ वन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स. फुल स्टॉप. Thus a bad decision of one partner may lead to a loss to all the partners. ठीक है. एंड द फोर्थ वन, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी. ये दिक्कत है साहब. मैंने 5-7 साल लगाकर एक धंधा जमाया. जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप की दिक्कत है. सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या दिक्कत है कि साहब अगर प्रोप्राइटर मर गया तो धंधा खत्म, क्योंकि एक ही आदमी मैनेज कर रहा था. पार्टनरशिप में भी यही दिक्कत है कि किसी भी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या वो इनसेन डिक्लेयर हो जाता है, यानी कि वो पागल डिक्लेयर हो जाता है, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है. तो साहब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. आपने किसी के साथ पार्टनरशिप फर्म में धंधा करना शुरू किया, 5-6 साल में आपने बहुत मेहनत करके बिजनेस अभी थोड़ा थोड़ा जमाना शुरू किया है, एंड अचानक से अनफॉर्चुनेटली आपके उस पार्टनर की डेथ हो जाती है. सो इन दैट केस आपकी वो 5 साल की मेहनत पे पानी फिर सकता है. ठीक है. इसीलिए कंपनी का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया. ठीक है. कंपनी क्या है? परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन मतलब मालिक आएगा जाएगा, कंपनी रहेगी. सो धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई तो रिलायंस खत्म नहीं हुआ. रिलायंस आज भी उतना मजबूत है, उससे ज्यादा ही मजबूत है जितना धीरू भाई अंबानी के टाइम पे था. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो एक कंपनी फॉर्मेट था. अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती, ठीक है जी, तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता. ठीक है जी. समझेंगे इसको इन डिटेल समझेंगे जब हम कंपनी पे आएंगे. लिखते हैं लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी. पार्टनरशिप comes to an end. Partnership comes to an end with the death, retirement, insolvency or insanity. Of a partner. However, ऑप्शन है कि बचे हुए पार्टनर्स चाहें तो नया अग्रीमेंट कर सकते हैं और नई पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं. यानी कि सिचुएशन कोई बदलेगी नहीं. आप जिस पार्टनर की डेथ हुई, आप उसकी फैमिली को उसका शेयर वापस कर दो, और आप जितने पार्टनर्स बचे हो आप उसी धंधे को कंटिन्यू कर लो. लेकिन हर बार ये एक नई फर्म बनती है. एग्जिस्टिंग फर्म डिसॉल्व हो जाती है और नई फर्म क्रिएट होती है. यही प्रॉब्लम है पार्टनरशिप फर्म में और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में भी. However, the remaining partners may continue by entering into a new agreement.
by entering into a new agreement. ठीक है जी। अगली हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। एक फर्म में कितने तरीके के पार्टनर्स होते हैं? टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो सब 5 तरीके के पार्टनर्स होते हैं, हो सकते हैं, होते नहीं हैं, पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है। सो बेसिस, और अब हम नाम लिखते जाते हैं उन पार्टनर्स के। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग और टॉर्मेंट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर बाय एस्टॉपल। सो हर एक पार्टनर का नेचर समझेंगे। ठीक है जी। तो यहां लिख देते हैं मीनिंग। तो एक्टिव पार्टनर तो नॉर्मल पार्टनर्स हो गए, जो लोग एक्टिवली डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं। ठीक है। अ पार्टनर हु टेक्स actual part in carrying out business of the firm, take actual part in carrying out business of the firm। ठीक है। सेकेंड, स्लीपिंग और डोमेंट, ये सिर्फ कागजों पे होते हैं, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट डिसीजन मेकिंग में या काम में, दे डोंट कैरी आउट द बिजनेस। ठीक है। अ पार्टनर हु डज नॉट टेक part in carrying out business, Next, a partner whose partnership status is unknown to public। सीक्रेट पार्टनर, ठीक है जी, उसने अपना शेयर लगाया हुआ आपके धंधे में, उससे वो मुनाफा कमाएगा, लेकिन वो नहीं चाहता कि पब्लिक को पता चले कि वो आपकी फर्म में पार्टनर है। ठीक है। नॉमिनल पार्टनर,
नॉमिनल पार्टनर सर वो पार्टनर होता है कोई एक जाना माना आदमी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नए बिजनेस में हूँ और मुझे बैंक से लोन चाहिए, पैसा रेज करना है मार्केट से, तो अपनी फर्म की इमेज अच्छी करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं मुकेश अंबानी जी के पास जाता हूं और उनको कहता हूं साहब आप ना मेरे साथ मेरी फर्म में पार्टनर बन जाओ। काम आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ नाम के पार्टनर बन जाओ। ठीक है जी। मेरे को क्या फायदा होगा? मेरे को फायदा ये होगा कि जब मैं किसी के पास पैसा मांगने जाऊंगा, किसी के पास काम मांगने जाऊंगा, तो उसको पता होगा मुकेश अंबानी पार्टनर है इसका, सो मुकेश अंबानी की एक रेप्यूटेशन है। ठीक है, उस रेप्यूटेशन का मुझे फायदा मिलेगा। और मुकेश अंबानी जी क्या है? मेरी फर्म में नॉमिनल पार्टनर, नाम के पार्टनर है। ठीक है, मुकेश अंबानी जी को क्या फायदा है? वो मॉनेटरी बेनिफिट मैं दे सकता हूं उनको कि साहब जितना मुनाफा आएगा उसका एक हिस्सा मैं आपको दूंगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना सिर्फ नाम देना है फर्म के लिए। ठीक है, लिखते हैं इसके बारे में। अ पार्टनर हु अलाउज use of his name as a partner by a firm. ठीक है, एंड द लास्ट इज पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल का मतलब होता है समवन हु इज डीम्ड एज अ पार्टनर। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने एक्शंस की वजह से पार्टनर मान लिया जाता है, असल में वो पार्टनर नहीं होता है। यानी कि वो किसी के सामने गया, भाई मेरी कंपनी का एक एम्प्लॉई था, मैंने उसको भेजा क्लाइंट को पिच करके आ। ठीक है, क्लाइंट पिच करने का मतलब माल बेचना है तो क्लाइंट को प्रपोजल दे के आओ कि साहब हम इतने में माल देंगे, ये क्वालिटी देंगे, ये सब कुछ समझा के आओ। और वहां जाकर भाई साहब ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया एज द पार्टनर ऑफ द फर्म, तो असल में वो पार्टनर नहीं था। ठीक है, लेकिन उसने अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे किया? थर्ड पार्टी के आगे कि मैं तो जी इस कंपनी में पार्टनर हूं, मालिक हूं। ठीक है, तो ऐसे केस में इस सिचुएशन के लिए, स्पेसिफिक टू दिस सिचुएशन, दैट पर्सन विल बी डीम्ड एज अ पार्टनर। डीम्ड एज अ पार्टनर फॉर लॉसेस, कि अगर उस डील में कोई घाटा हुआ तो भैया घाटा तू शेयर करेगा, मुनाफा शेयर नहीं करेगा क्योंकि तू पार्टनर असल में नहीं है। लेकिन अगर आपके उस रिप्रेजेंटेशन की वजह से फर्म को घाटा हो गया तो भैया घाटे में अब आप हिस्सा लोगे। ठीक है, लिखते हैं इस बारे में। अ पर्सन हु इज कंसिडर्ड as a partner because of his acts as a partner of the firm in front of a third party। थर्ड पार्टी के सामने उसने ऐसा बिहेव किया कि सामने वाली पार्टी को लगा कि ये तो मालिक है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी कैपिटल कंट्रीब्यूशन। लिखेंगे कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो एक्टिव पार्टनर कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर भी करता है, सीक्रेट पार्टनर भी करता है, नॉमिनल पार्टनर सिर्फ नाम दे रहा है, वो कैपिटल का हिस्सा नहीं डालेगा। He will not share capital contribution of the firm। और लास्ट हो गया जी पार्टनर बाय एस्टॉपल। वो तो असल में पार्टनर ही नहीं है तो कैपिटल कहां से देगा? ठीक है,
तो वो तो एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए पार्टनर मान लिया जाता है, असल में वो पार्टनर थोड़ी है। तो कैपिटल किस बात के लिए देगा? उसका तो फर्म की डीड पे, पार्टनरशिप डीड में या अग्रीमेंट में कहीं नाम भी नहीं होगा। ठीक, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो एक्टिव का तो जी यस, स्लीपिंग वाला तो सो रहा है, तो वो तो कहां से पार्टिसिपेट करेगा? सीक्रेट का यस, वो सिर्फ दुनिया के लिए पार्टनर नहीं है, अदरवाइज वो एक एक्टिव पार्टनर है। बस वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखना चाहता है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं। नॉमिनल वाला तो बिल्कुल भी नहीं, और ये तो पार्टनर है ही नहीं, तो इसको तो आप पार्टनर ट्रीट ही नहीं करोगे ना, एस्टॉपल वाले को। ये तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए पार्टनर मान लिया गया है, तो ये अदरवाइज कोई पार्टनर वाली हरकतें नहीं करेगा। शेयर इन प्रॉफिट और लॉस, शेयर इन प्रॉफिट और लॉस। तो ये तीनों तो करेंगे जी पहले वाले, क्योंकि ये एक्चुअल पार्टनर्स है। ये तो आपको नाम दे रहे हैं, तो ये सिर्फ बेनिफिट उठाएंगे। तो जनरली ये शेयर नहीं करते लॉसेस। इनकी एक स्पेसिफिक फीस होती है, जनरली डजंट शेयर प्रॉफिट और लॉसेस, और ये तो पार्टनर ही नहीं है। एंड लास्ट, जो सबसे बड़ा मुद्दा है एक पार्टनरशिप फर्म का, लायबिलिटी। एक पार्टनर की कितनी लायबिलिटी होती है? लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? तो साहब अनलिमिटेड होती है हर पार्टनर की लायबिलिटी। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है जो मुकेश अंबानी जी उठा रहे हैं एक नॉमिनल पार्टनर बनके, क्योंकि कल को अगर फर्म डूबी तो मुकेश अंबानी जी के घर के एस्टेट्स भी लिए जा सकते हैं टू पे ऑफ दोज डेट्स। जो भी कंपनी में पैसा डूबा, कंपनी ने जितना उधार लिया था, जो क्रेडिटर्स को पैसा देना था, वो सारा का सारा पैसा मुकेश अंबानी जी के घर से भी लिया जा सकता है। ठीक है, ये लायबल होगा फॉर डेट्स, लायबल फॉर डेट्स ऑफ द फर्म, लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म। सो अदरवाइज वो पार्टनर नहीं है, बट क्योंकि ही इज डीम्ड एज अ पार्टनर, तो जो भी उधार है उधार के लिए वो लायबल होगा। ठीक है, चले सर आगे, लिख लिया हमने ये। अब अगली कहानी है माइनर एज अ पार्टनर। एक ऐसा व्यक्ति जो कि माइनर है, 18 साल से कम की उम्र का है, क्या वो पार्टनर बन सकता है हमारी फर्म में? सो जनरली एज पर लॉ नो, बट एज एन एक्सेप्शन a minor can become a partner only for sharing profits in the partnership firm। यानी कि आप समझो, बड़ी बड़ी कमाल की बात होती है। तो मान लीजिए अगर A, B, C, D, E, तो यानी कि माइनर को आप पार्टनर बना सकते हो, लेकिन उसमें एक कैच है, एक एक्सेप्शन है। मान लीजिए ये जो मिस्टर डी है यहां पर, ये माइनर हैं, इनकी उम्र 18 साल से कम है। तो अब आप समझो, एक ग्रेजुएशन में जाके आप एक एक्ट पढ़ोगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है? आपकी
लीगल एज जो बोलते हैं, लीगल एज ऑफ बीइंग कॉल्ड एज एन एडल्ट 18 साल क्यों है? आपका लाइसेंस की उम्र 18 साल है, आप वोटर आईडी 18 साल के बाद बनवाते हैं, ठीक है। आप लीगली किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब आप मेजर हैं, माइनर नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी कहानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बनती है। उनका कहना ये है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहना ये है कि साहब कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल से कम है तो उसके पास किसी भी डिसीजन को लेने की इतनी बुद्धि नहीं होती, इतना रैशनल या डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी उस एज में नहीं होती। सो दे कैन नॉट टेक प्रूडेंट रैशनल डिसीजंस। समझ में आई? यानी कि इन शॉर्ट वो एक बच्चा है, तो अगर बच्चा है तो साहब वो डिसीजन गलत लेने के चांसेस ज्यादा है। सही के कंपैरिजन में वो बच्चा गलत डिसीजन ज्यादा लेगा अपनी लाइफ में उस फेज में। तो अगर किसी भी माइनर के साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो मतलब वो एक कागज का टुकड़ा है, उसका जहाज बना के उड़ा दो, उसकी कोई वर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने साइन करने वाला आदमी माइनर था, ठीक है जी। इसीलिए कुछ लोग इसको लूप होल भी बनाते हैं कि पीछे हमारे दिल्ली के अंदर कुछ रेप केसेस थे जहां पर जो एक्यूज था, जिसने रेप किया, वो 18 साल से कम उम्र का निकला। तो बोला गया जी 18 साल से कम उम्र थी तो इसलिए वो क्रिमिनल सीपीसी में, ठीक है, आईपीसी में, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंडर उसको जज नहीं किया जा सकता या उसका केस नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। एंड उसका केस जुवेनाइल कोर्ट में गया जहां पर उसको क्या होगा, कुछ सालों तक जेल होगी, उसके बाद छूट जाएगा। वो भी जुवेनाइल जेल होगी जो कि बच्चों के लिए होती है, ठीक है। तो ये एक लूप होल भी है जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं। बट कमिंग बैक टू पार्टनरशिप फर्म, साहब अगर डी यहां पर माइनर है, 18 साल से कम की उम्र है, तो डी सिर्फ और सिर्फ मुनाफा शेयर करेगा, घाटा शेयर नहीं करेगा। मान लीजिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये पांचों के पांचों इक्वल पार्टनर्स हैं। इक्वल पार्टनर्स का मतलब हो गया इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई 1:1:1। इसका मतलब अगर मुनाफा हुआ 100 रुपए का तो साहब हर पार्टनर को मिलेंगे 20 रुपए, ठीक। और अगर घाटा हुआ 100 रुपए का तो ये जो डी भाई साहब हैं ये शेयर नहीं करेंगे, नुकसान करेंगे ए बी सी ई। तो 4 लोग शेयर करेंगे 25-25 रुपए का घाटा, क्योंकि जो डी भाई साहब हैं वो क्या है, माइनर। So in other words, a minor can be admitted as a partner in a partnership firm only for the profits of the firm। यानी कि वो सिर्फ मुनाफा शेयर करेगा, मुनाफा हो रहा है तो दे दो, घाटा हो रहा है तो खुद झेल लो, ठीक। ये एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो, मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलूं। Type of partnership. On the basis of duration, यानी कि कितने वक्त के लिए आप इस फर्म को बना रहे हैं। सो कुछ होती हैं जो टाइम स्पेसिफिक होती हैं और कुछ होती हैं जो अनलिमिटेड टाइम के लिए बनाई जाती हैं। टाइम स्पेसिफिक मतलब मान लीजिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है एंड जैसे आजकल लोग कोलैबोरेशन करते हैं बिल्डर्स के साथ कि साहब मेरी ज़मीन है, ठीक है, बिल्डर प्रॉपर्टी को बनाए, 4 फ्लोर खड़े करे, 4 में से 2 खुद रख ले, 2 हमें दे दे। सो दिस इज प्रॉपर्टी कोलैबोरेशन, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कोलैबोरेशन
3 या 4 बिल्डर्स मिलके कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कोलैबोरेशन एक पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है अपने आप में, एंड उस पार्टनरशिप की लाइफ क्या है, वो प्रोजेक्ट, यानी कि वो पार्टनरशिप बनी थी किस पर्पस के लिए, बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो जैसे बिल्डिंग बन गई पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के लिए फर्म को बनाया गया था, ठीक है, लिखते हैं इसको, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप पार्टनरशिप एट विल सो पार्टनरशिप एट विल का क्या है, एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स, exists at the will of the partners. ठीक है, तो जैसे आप और मैं मिलकर एक बिजनेस करना चाहें, तो हम अगर एक बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो हमने अपने आप को कोई डेडलाइन नहीं दी होगी कि हम 5 साल के लिए पार्टनरशिप फर्म में जा रहे हैं, यानी कि वो पार्टनरशिप एट विल है कि हम लोग इकट्ठे होकर काम करना चाह रहे हैं, जिस दिन बात नहीं बनेगी उस दिन कोई भी एक बंदा बोल सकता है कि साहब अब मेरे को ये कंटिन्यू नहीं करना, उस दिन अपने आप वो डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आप और मैं कोलैबोरेट कर रहे हैं एक प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो साहब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्ट होना, तो जिस दिन प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो गई ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, तो वो है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप formed for the accomplishment of a particular project for a specified time period is called a particular partnership. ठीक, अब इसकी डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि डिसॉल्व कब होती है इस तरीके की पार्टनरशिप फर्म। So it can continue as long as the partners want, as long as the partners want, and can be dissolved through a notice from any partner। भाई कोई भी पार्टनर बोल दे मैं छोड़ना चाह रहा हूँ तो वो फर्म खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। फिर वो ये कि बच्चे पार्टनर्स अपना एक नया एग्रीमेंट बना सकते हैं, और ये इट डिसॉल्व्स automatically at the completion of the project, automatically on the completion of the project, automatically on the completion of project। ठीक है जी,
इसके अलावा जो हमको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है वो है जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो साहब जनरल पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू रेगुलेट होती है, ठीक है, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिसको हम LLP बोलते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक एक्ट है जो 2008 में आया था एंड इट वाज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो हमको वो पढ़ना है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म को एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी देने की कोशिश की गई कि साहब किस तरीके से आप एक पार्टनरशिप फर्म को कॉर्पोरेट आइडेंटिटी दे सकते हैं और लिमिटेड लायबिलिटी पर्पस के लिए उसको बना सकते हैं। जस्ट अ सेक प्लीज, ठीक है। सो वील डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास। रिवाइज करके आना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना पोर्शन रिवाइज करोगे तब आगे की कहानी समझ में आएगी। कंपनी समझने के लिए पार्टनरशिप की लिमिटेशंस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कंपनी हर उस लिमिटेशन को खत्म कर देती है जो पार्टनरशिप फर्म में ऑलरेडी होती है, ठीक है। प्लीज डू रिवाइज दिस लेक्चर। आई विल गेट बैक टू यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।